मैम, इस किताब में कई सारी चीज़ें आपने लिखी हैं। अभी मैं किताब पूरी तरह से पढ़ नहीं पाया हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें मैंने जो सोशल मीडिया पे देखी, जो मीडिया भी नहीं कह पाया, जो कई लोग कहना चाहते थे पर किसी ना किसी दबाव के कारण नहीं कह पाए, वो भी आपने इसमें लिखी है। देखिए, लिखी नहीं है सिर्फ ये किताब जो है, ये इसी मकसद से लिखी गई है कि इतना बड़ा षड्यंत्र रचा गया जम्मू के हिंदुओं के खिलाफ। और ये केवल जम्मू के हिंदुओं के खिलाफ नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष में जो गज़वा-ए हिंद का चल रहा है प्रयोजन, 1947 से पाकिस्तान चला रहा है, कोई नई बात नहीं है। और वो है पूरे भारत का इस्लामीकरण। उन्होंने पार्टीशन करवाया, लाखों लोगों को बेघर किया, लाखों लोगों को मरवाया। पर वो पाकिस्तान इस नियत से नहीं बना कि अब जी हम मुसलमान अलग होकर रह लेंगे और हिंदू आप अलग रहो, क्योंकि वो यहाँ मुसलमान छोड़ गए। यहाँ कितने मिनी पाकिस्तान हैं, पाकिस्तान से ज़्यादा यहाँ मुसलमान रहते हैं और इनकी संख्या भी बढ़ती जा रही है, इनका फुटप्रिंट भी बढ़ता जा रहा है पाकिस्तान का। और उनका जो मिशन गज़वा-ए हिंद है, यानी पूरे भारत का इस्लामीकरण करना, जिसके बगैर उनके मुताबिक क़यामत का दिन भी नहीं आएगा जब तक पूरा भारत इस्लाम के झंडे के तले नहीं आता। तो उस गज़वा-ए हिंद मिशन का ये हिस्सा था एक और इसीलिए मेरी किताब का नाम भी है द गर्ल फ्रॉम कथुआ, अ सैक्रिफिशियल विक्टिम टू गज़वा-ए हिंद। सैक्रिफिशियल विक्टिम मैंने उसे क्यों कहा है, इसलिए, और मैं डंके की चोट से कह रही हूँ, ये बहुत बड़ा आरोप है पर मैं कॉन्फिडेंस के साथ लगा रही हूँ कि इसके अपनी कम्युनिटी ने ही इस लड़की को मरवाया है और उसकी डेड बॉडी को लेकर एक बड़ा खेल खेला गया ताकि मासूम हिंदुओं को एक तरफ से टारगेट किया जाए। और उनको केवल ये नहीं कि 8 परिवारों को हमने टारगेट किया कि इन्होंने इसको अबडक्ट किया, इन्होंने इसका गैंग रेप किया, इन्होंने मर्डर किया, नहीं। वो तो एक बहाना था, खूंटा था, जिसके ऊपर एंटी हिंदू नैरेटिव ग्लोबली फैलाना था, हिंदुओं के मंदिरों को बदनाम करना था, हिंदुओं की आस्थाओं को, उनका आत्मसम्मान कुचलना था। और कथुआ डिस्ट्रिक्ट, जो कि रिमेनिंग हिंदू मेजॉरिटी अभी भी डिस्ट्रिक्ट बचा है जम्मू प्रोविंस का, इसका इस्लामीकरण करना, ये उनको बहुत खटकता है कि इतने साल हो गए, 70 साल हो गए, कश्मीर से जो चला आ रहा है इस्लामीकरण का दौर, राजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़ इत्यादि, रामबन भी, ये मुस्लिम मेजॉरिटी बन गई, ये भी तो हिंदू मेजॉरिटी थे। तो जब रामबन, नाम क्या है, राम के नाम से, वहाँ पे भी मुस्लिम मेजॉरिटी जब होने लग जाए तो आप सोचोगे कितना डिटर्मिन्ड ये एक्सपेंशन रहा है। और क्योंकि हिंदू सोते रहे, जो इन्होंने किया कश्मीर में वही प्रोसेस इन्होंने राजौरी में किया, डोडा में किया, पुंछ में किया, और हमने ध्यान नहीं दिया। तो अब ये कथुआ तक आए। और मैं एक दावे के साथ कह सकती हूँ, जिस दिन कथुआ हिंदू विहीन हुआ, आप सोचो भारत गया। ये एक लिटमस टेस्ट होगा, हम बचा पा रहे हैं कि नहीं कथुआ को, और इस इस्लामाइजेशन को रिवर्स कर पा रहे हैं कि नहीं। एक तरफ से आप देखिए ना, बांग्लादेशियों को लाया जा रहा है, रोहिंग्या को लाया जा रहा है, और मिलिट्री बेसिस के आसपास उनको बसाया जा रहा है, और अटैक भी होते हैं, तब भी वहाँ से एक हिंदू, एक भी बांग्लादेशी या रोहिंग्या को आर्मी बेसिस के बाहर से भी हटाया नहीं जा सका। एक तरफ से वो देखिए इंडियन स्टेट का कितना बड़ा फेलियर है। दूसरी तरफ इस तरह के कितने झूठे फरेबी आरोप लगा के, ये एक मैंने किताब लिख डाली तो ये निकल आया। पर इससे पहले आप देखिए, गुजरात दंगों के बाद भी पूरा झूठा नैरेटिव था। और अगेन मेरी पहले किताब आई थी जिसने सच्चा बताया कि गुजरात दंगों में तो जिस तरह हिंदुओं के ऊपर दमन हुआ कि तुमने रिटेलिएटरी गोधरा की वायलेंस क्यों की, वो कभी नहीं हुआ। मोदी दंगे नहीं फैलवा रहे थे, वो तो रुकवा रहे थे, और पहली बार हिंदुओं को पनिश होना पड़ा अपने बचाव की वायलेंस में भी। तो माया कोडनानी को फांसी तक पहुंचा दिया, बिल्कुल मासूम थी, वो भी मैंने किस्सा पूरा इन्वेस्टिगेट करके दिखाया, झूठा नैरेटिव। अब माया कोडनानी भी छुट्टी हैं।
कर्नल पुरोहित का केस बिल्कुल झूठा। सांभा स्पाइस स्कैंडल, 54 फौजी अफसर और फौजियों को उन्होंने इम्प्लिकेट कर दिया झूठे स्पाइस स्कैंडल पे। आज तक भी जिन्होंने झूठा केस चलाया उनके ऊपर, सारा मिलिट्री इंटेलिजेंस कोलैप्स किया सांभा को लेकर, सांभा स्पाइस स्कैंडल को लेकर, वो आज तक पनिश नहीं हुए और आज तक न्याय नहीं मिला। कितने साल, 78 का है वो केस। तो ये एक के बाद एक इनको सक्सेस मिलती जा रही है, कोई चैलेंज नहीं कर रहा। तो मुझे ये लगा कि इसमें, जैसे मैंने गुजरात का जब किताब लिखी तो नैरेटिव चेंज हुआ काफ़ी हद तक। माया कोडनानी का, आज वो बरी हुई है। तो कथुआ की ये जो किताब मैंने लिखी है, ये पर्याप्त नहीं है कहना, जो जम्मू के अधिकतर हिंदू जानते थे कि ये झूठा है। यहाँ पे आंदोलन भी हुए, यहाँ के बार एसोसिएशन तक ने इस चार्जशीट को लेकर आंदोलन छेड़ा, जम्मू बंद हुआ, हज़ारों लोग सड़क पे आए, 2 बीजेपी मिनिस्टर एक्सपेल हुए बीजेपी से, क्योंकि उन्होंने क्या मांग की थी, सीबीआई प्रोब। आप देखिए हिंदू कितना मजबूर हो चुका है कि हम सीबीआई की मांग करें तो कहा जाता है हम रेपिस्ट और मर्डरर की तरफदारी करते हैं। कैसे ये नैरेटिव झूठा चला देते हैं। और एक तरफ ये यहाँ झूठा नैरेटिव चल रहा है और जहाँ जिसने ईमानदार रिपोर्टिंग करने की कोशिश भी की। मुझे एक आई है जानकारी कि कैसे रिपब्लिक टीवी के एक रिपोर्टर ने, मेरे व्हाट्सएप मैसेज में आया, कैसे उसने सच बताने की कोशिश की और रिपब्लिक टीवी के बॉसेस ने कहा शट अप, जो हम बता रहे हैं नैरेटिव वो करो। तो यहाँ सिर्फ ये नहीं कि बरखा दत्त जो कि पाकिस्तान की चहेती है, निधि राजदान, ये जो कांग्रेस के चिट्टे बट्टे हैं और इस्लामी एजेंडा चलाते हैं, राजदीप सरदेसाई, पुराने तो हैं ही हैं, पर आप सोचिए रिपब्लिक टीवी जैसी भी टीवी सारा नैरेटिव कैसे उसका कब्ज़ा होता है कि सच बोलने नहीं दिया जा रहा। जो उनके यहाँ रिपोर्टर आते हैं उनको सच नहीं बोलने दिया जा रहा। और दूसरा, दिल्ली में बैठे वो सारे ये जो लुटियंस मीडिया कहते हैं, कबाल कहते हैं, प्रस्टिट्यूट्स लुटियंस के, वो जम्मू नहीं आते, वो कथुआ नहीं आते, दिल्ली में बैठ के जो उनको स्पून फेड नैरेटिव है महबूबा मुफ्ती द्वारा और उसके जो भी उसके साथ ताकतें जुड़ी हुई थी, वो स्पून फीड कर रही है और सारा चलाया जा रहा है। ग्लोबल नैरेटिव चला। और मैंने कहा, जैसे अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मैंने बोला, मेरा खटका इसलिए लगा कि ये जम्मू गए नहीं। अब 600 मील दूर है जम्मू, कठुआ भी 550 मील दूर है, जितने भी है, और आप वहाँ से बैठे बैठे आपको सब कुछ पता चल गया। जम्मू के किसी बंदे से बात नहीं की आपने, और फिर इन्होंने लड़की का नाम और लड़की की फ़ोटो को कैसे ब्रॉडकास्ट किया। और वो भी मैंने तहकीकात करके पाया, इसी की फैमिली से पता चला, द वेरी फैक्ट कि कानून कहता है लड़की का नाम या फ़ोटो नहीं दे सकते, फिर भी सारे के सारे फ़ोटो और नाम के साथ बॉलीवुड स्टार्स भी, क्रिकेट स्टार्स भी, सारे टीवी चैनल्स भी, बीबीसी भी, CNN भी, वॉशिंगटन पोस्ट भी, न्यूयॉर्क टाइम्स भी लड़की का नाम चलाते हैं जो कानून के खिलाफ है, उनके देश के कानून के खिलाफ भी। तो इसका मतलब कोई ग्लोबल माफिया इस सारे नैरेटिव को फीड कर रहा था और इसको ब्रॉडकास्ट कर रहा था। एक तो ये बात। दूसरा, लड़की उनकी अपनी है भी नहीं, ये भी पुलिस ने तहकीकात करने की हिमाकत नहीं की, ज़रूरत नहीं समझी। बेटी किसकी है बोला, बाद में बोला वो जो मोहम्मद यूसुफ कि मेरी बेटी, मेरी बहन की बेटी थी, मैंने अडॉप्ट की। तो बहन तो कभी आई नहीं अपनी बेटी को क्लेम करने। 2-3 नकली बाप आ जाते थे, है ना, आए टीवी के सामने, कभी मैं हूँ, कभी कोई और कह रहा है। तो ना पुलिस ने ज़रूरत समझी, ना किसी और ने ज़रूरत समझी कि असली माँ बाप का तो पता किया जाए, इसका DNA सैंपल तो हो, इसका DNA टेस्ट तो हो। उसके साथ जो चार्जशीट है नॉनसेंसिकल है, इतनी बकवास है कि 2 पैसे की अकल, किसी का मूंगफली के साइज़ का भी ब्रेन होना और वो चार्जशीट पढ़ ले सीरियसली, थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी आती हो तो वो हंसे। इतनी उजड़ और बेवकूफ़, इरेशनल किस्म का सारा नैरेटिव बनाया है। इट्स नॉट इवन एन इंटेलिजेंट कुकिंग अप ऑफ लाइज। एक तो चार्जशीट बड़ी बेवकूफ़ है, फिर ऐसी जगह में बोला गया,
उसको गैंग रेप करने के लिए रखा गया मंदिर, जो चारों तीनों तरफ से खुला है, खुद देख के आया। लोग आते हैं जाते हैं, वो जब खिड़कियाँ हैं हर साइड, और वहाँ शीशे भी नहीं है, आता जाता भी देख कोई देख सकता है। सकता और ऐसी जगह में कुछ छुपाने की जगह भी नहीं है, कहा गया छुपाया गया एक टेबल के तहखाना नीचे, है, नहीं कुछ कुछ भी नहीं, कुछ भी कुछ नहीं भी है। कहा गया। एक टेबल के ऊपर, चार्जशीट में तो है ना, टेबल के ऊपर रखा गया, कभी नीचे रखा गया दरियों के साथ। और 2 फुट बाय 3 फुट का मुश्किल से टेबल है, उसके ऊपर किसको भी छुपाएंगे। और मंदिर में अगर लड़की की लाश रखी गई है 2 दिन, तो उसकी स्टिंग किसी को नहीं आई, लड़की को गैंगरेप लोगों के सामने किया, किसी को दिखी नहीं वो लड़की। उसके माँ बाप भी कहते हैं हम गए थे 11 तारीख को पूछने सांझी राम से कि हमारी बेटी कहाँ है, हाँ टेवा दिखाने, वो तो कोई एस्ट्रोलॉजर है नहीं। तो झूठा नैरेटिव, तुमने नहीं देखी, तुम्हारी लड़की बंद पड़ी थी अगर वहाँ पे। तो सवाल ये इतना गलत नैरेटिव है कि हास्यास्पद है, परंतु हास्यास्पद हम हंस भी नहीं सकते, क्योंकि कितनी ज़िंदगी इन्होंने तबाह करी, कितने लोगों को, सैकड़ों नौजवानों को अरेस्ट करके टॉर्चर किया गया ताकि वो झूठे बयान दे सके। जो नहीं माने झूठे बयान देने को, उनको ड्रॉप भी कर दिया गया। 114 विटनेसेस ड्रॉप कर दिए गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहता ही नहीं कि कोई रेप के आसार मिले, क्योंकि स्पर्म बॉडी पे नहीं है, कपड़ों पे नहीं है, आसपास नहीं है, तो कैसे फिर रेप हुआ? रेप ही नहीं हुआ इसका मतलब। इंटरनल ऑर्गन्स में कोई इंजरी नहीं है। और अगर गैंग रेप हुआ हो एक छोटी सी बच्ची का 2-3 बार, तो कैसे है कि कोई इंजरी भी नहीं है? फिर कहते हैं पत्थर से उसको मारा, उसका गला घोंट के। पोस्टमार्टम कहीं नहीं कह रहा कि सर पे या माथे पे हेयर लाइन फ्रैक्चर भी है, एक बूंद खून भी नहीं है उसके स्कल पे, तो कैसे पत्थर से मारा होगा? यानी सभी कुछ झूठ है। फिर कहते हैं डॉग स्क्वाड आया था, वो सांझी राम के घर ले गया था। तो डॉग स्क्वाड का जो इंचार्ज गिरधारी लाल है, उसने बिल्कुल ईमानदार टेस्टमनी दी है पुलिस को कि मुझे तो आपने मेरा काम करने ही नहीं दिया गया, आपने सारा एविडेंस तो डिस्ट्रॉय कर दिया था। जहाँ बॉडी रखी रहनी चाहिए थी, बॉडी को आपने छेड़खानी कर दी, ले जा चुके थे आप पोस्टमार्टम के लिए, तो मेरा डॉग किसको सूंघता? मर्डर तो वहाँ हुआ ही नहीं, उसको वहाँ लड़की को बाद में फेंका गया है मर्डर करके कहीं और से। तो इतने एविडेंस हैं, ये झूठा फरेबी नैरेटिव है। और सबसे बड़ी बात, विशाल जंगोत्रा जो सांझी राम का बेटा, जो कहा गया गैंग रेप में शामिल होने के लिए इम्तिहान छोड़ के आया मुजफ्फरपुर मेरठ के पास से, सैकड़ों मील दूर की जर्नी करके कि मैं गैंग रेप करने जाऊंगा। वो कब आया, किस ट्रेन से आया, किसने कब उसको फ़ोन किया? कोई फ़ोन कॉल रिकॉर्ड भी है कि उसको बुलाया शुभम ने फ़ोन करके कि आ जा? कॉल रिकॉर्ड भी नहीं। कॉल रिकॉर्ड ये तो है कि वो मुजफ्फरपुर में था, वो पेश नहीं किए जाते। वो इम्तिहान दे रहा था, इम्तिहान हॉल के, एग्जामिनेशन हॉल की सीसीटीवी फुटेज है कि वो इम्तिहान दे रहा था। वो पुलिस जब्त कर लेती है, कोर्ट में पेश नहीं करती। वो बच गया केवल इसलिए कि 2 ATMs की सीसीटीवी फुटेज थी, ट्रांजैक्शन, ये इनको पता नहीं था। वो ये ले आए और वो जी टीवी ने चला दी, तो वो बच गया। नहीं तो उसको कह रहे हैं यहाँ के गैंग रेप किया और उसके दोस्तों को टॉर्चर किया कि तुम कहो इसने हमें ब्राइब किया था इम्तिहान में इसके नाम से पर्चा लिखने के लिए। इसने स्कूल के प्रिंसिपल, कॉलेज के प्रिंसिपल को ब्राइब किया, लाखों लोगों को ब्राइब करके वो एक रेप करने आया। तो मेरठ में नहीं किसी को रेप कर सकता था? वहाँ किसी प्रॉस्टिट्यूट के पास नहीं जा सकता था अगर उसको सेक्स की इतनी भूख थी? तो इतना नॉनसेंसिकल नैरेटिव चलाया। और जब सिद्ध भी हो जाता है कि पुलिस ने बहुतों को टॉर्चर करके झूठी बयान लिखवाने की कोशिश की विशाल जंगोत्रा के केस में, कुछ लोग मान भी गए टॉर्चर के डर से और कुछ लोग नहीं माने। उसकी लैंडलेडी नहीं मानी, उसके कॉलेज प्रिंसिपल ने सच्चे बयान दिए कि ये था यहाँ पे इम्तिहान दे रहा, फिर भी जज नहीं मानने को तैयार था। उसको एक्विट केवल ZTV की वजह से करना पड़ा। अब जब वो ही एक्विट हो जाता है जो एक प्राइम एक्यूज्ड है, की एक्यूज्ड है, और सांझी राम को इसलिए इस रेप और किलिंग स्टोरी में शामिल किया जाता है
कि उसने अपने बेटे को बचाने के लिए पुलिस को इतने लाख की घूस दी। जब बेटा आया ही नहीं तो घूस क्यों देगा सांजीराम? मनी ट्रेल नहीं इस्टेब्लिश हुआ, बैंक में उसके पैसे ही नहीं थे, वो भी मैंने बैंक की सारा चिट्ठा पत्रा भी छापा है कि सांजीराम के पास कभी इतने पैसे ही नहीं थे बैंक में, और आप सिद्ध नहीं कर पाए किसको कब पैसे दिए। तो क्रिमिनल लॉ में होता है कि अगर मनी ट्रेल नहीं सिद्ध हुआ तो इसका मतलब आरोप झूठा है। आप सिद्ध ही नहीं कर पाए कि पैसे दिए, पैसे जिसने लिए कब लिए, क्या खर्चा किया, कहाँ गए वो पैसे। तो इतने बड़े बड़े इस सारी कहानी में बड़े बड़े होल्स हैं, गेपिंग होल्स हैं। देयर इज़ अ माउंटेन ऑफ एविडेंस दैट ये झूठा है। और ये जो माउंटेन ऑफ एविडेंस मैंने पेश किया है, माइंड यू, ये कोई मैंने स्टिंग ऑपरेशन नहीं किया, ये मैंने कोई अपनी इमेजिनरी उड़ान नहीं की कि मुझे लगता है ये हुआ होगा। नो, I have blasted the entire case on the strength of the documents presented by the crime branch. उनकी चार्जशीट कितनी नॉनसेंसिकल है, why it doesn't make sense। इसके साथ साथ जो चार्जशीट के साथ इन्होंने एविडेंस पेश किया, लोगों के बयान पेश किए, टेस्टिमनीज पेश की, वो कितनी नॉनसेंसिकल है। वो उन्हीं के डॉक्यूमेंट से सिद्ध होता है। अगर दो पैसे की भी कोई अकल लगा के ईमानदारी से उन्हीं को पढ़ ले तो आपको साफ पता चल जाता है कि ये झूठा केस है। उदाहरण के लिए कहते हैं हिंदू जो ये सारे सांजीराम वगैरह थे, ये सारे हिंदू बकरवालों को भगाना चाहते थे और उनके झगड़े चल रहे थे, पर एक भी एफआईआर नहीं है सांजीराम या दीपक खजूरिया के खिलाफ कि इन्होंने कभी किसी को नुकसान दिया हो। पुलिस अपने बयान में चार्जशीट में कह के 11 एफआईआर का हवाला देती है कि हिंदुओं के बकरवालों के साथ या मुसलमानों के साथ झगड़े हुए। सारे के सारे, एक तो है 2 मुसलमानों के बीच में झगड़ा जिसमें कोई लेन देन नहीं है किसी हिंदू का, बाकी जो 10 हैं आप हैरत करेंगे, हर उसमें एफआईआर में स्पष्ट है कि बेचारे हिंदू विक्टिम हैं, उनके खेतों में ये बकरवाल और गुज्जर अपनी भैंसें या अपनी भेड़ें और घोड़े चराने के लिए छोड़ देते थे। अब वो भेजेंगे तो प्रोटेस्ट करेंगे तो पीट देते थे हिंदू को, और पुलिस केस दर्ज करती नहीं थी, कई बार काउंटर केस भी दर्ज करती है। यानी हर 10 केस में हिंदू विक्टिम है और मुस्लिम एग्रेसर है। फिर ये कहते हैं कि हिंदू ड्राइव आउट करना चाहते थे। असलियत है कि जो ये करना चाहते थे कथुआ को हिंदू विहीन, ताकि ये जो रास्ता है टेररिस्ट नेटवर्क्स का पाकिस्तान से आके कश्मीर तक पहुंचने का, और कथुआ में भी यहाँ पे हाइड आउट प्लेसेस अच्छी हों ताकि फिर नॉर्थ इंडिया में टेरर नेटवर्क्स इनके और मजबूत हो जाए। अभी पंजाब तो आप देख ही रहे हैं, इन्होंने खालिस्तान बनाने की तैयारी कैसे की हुई है। तो इतना झूठ और फरेब, और हिंदू समाज ने प्रोटेस्ट भी किया, हज़ारों की संख्या में लोग आए, किसी ने सुना नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सुना, प्रधानमंत्री ने नहीं सुना, एक सीबीआई प्रोब मांग रहे थे। इतना ही कर देते तो मुझे ये किताब लिखने की ज़रूरत ना होती। सीबीआई 2 महीने के अंदर अंदर ये सारी बातें स्पष्ट कर सकती थी।